बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज बात करनी थी महंगाई के बारे में। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर 2 साल से जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ उस वक़्त से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और इससे महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास और गरीब तबका इससे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि लोगों की आमदन उस हिसाब से नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और गरीब आदमी जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई पर बात करने से पहले मैं 2 बातें जो हैं वो ज़रूरी समझता हूँ करने की। एक तो जब भी कोई कौमी इशू पर बात होती है, महंगाई जिस तरह एक कौमी इशू है, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी या मजहबी जमात से है, लेकिन अगर गरीब हैं तो फिर महंगाई किसी ना किसी तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है। जब भी किसी कौमी इशू पर बात होती है तो लोग बेजा तनकीद एक दूसरे पर शुरू कर देते हैं। जिस तरह महंगाई है, महंगाई एक कौमी इशू है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत हो रही है और इसको लेकर भी लोग एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो भाई मुझे सुनते हैं उनको मालूम है कि मैं हमेशा यूनिटी की बात करता हूँ। जितने भी पाकिस्तानी कलमा गो वो हमारे भाई हैं। आपका तल्लुक मुस्लिम लीग से है, PTI से है, पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक अलवैद पाकिस्तान या किसी भी और आप सियासी मजहबी जमात से हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। और जिस तरह सोशल मीडिया पर लोग कौमी इशूज़ पर भी सियासत करते हैं या एक दूसरे को गालम गलोच देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी कि मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा बल्कि फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बात, जब भी कोई दूसरे मुल्क से पाकिस्तानी बात करता है ना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं देखें जी आप तो यूरोपियन मुल्क में बैठे हैं, आपकी आमदन ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बरतानिया में आपको सहूलतें हैं, आपकी आमदन ज़्यादा है, तो आपको पाकिस्तान की महंगाई से क्या लगे, तो आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देखें, ये आपकी आधी बात दुरुस्त है। जो दूसरे मुल्क में हैं, जैसे मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूंगा, अगर आप कहते हैं तो अगर कमाई ज़्यादा है तो मेरे भाई वहाँ पर ख़र्चे भी ज़्यादा हैं। बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। बरतानिया में अगर एक एवरेज किसी डिसेंट इलाके में आपने घर लेना हो ना, यानी मैं जो मेगा रिच इलाके हैं जिस तरह लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, एडनबरा या ग्लासगो के सेंट्रल जो एरियाज हैं, जो कि जहां पर मिलियंस पाउंड के घर हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। एक आम एवरेज जगह पर भी अगर आपने जाकर घर देखना हो ना 3 बेडरूम का, तो आपको 1200-1300 पाउंड रेंट पर वो मिलेगा। और अगर आपने मॉर्गेज लेनी है तो आपको इस दौर में तकरीबन 25 से 30% अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से डिपॉजिट डालना पड़ेगा, फिर बैंक आपको लोन देगी। और उसके लिए शर्त यह है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने किसी यानी गरीब जगह पर भी, किसी थके हुए इलाके में भी जाकर रेंट पर आपने 2 बेडरूम का घर लेना है, तो आप मार्केट चेक करें तो 500-600 पाउंड से कम आपको नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर फिर आपको काउंसिल टैक्स जो हर महीने आपको देना पड़ता है, जिससे फिर आपकी वो रबिश वगैरह उठाकर लेके जाते हैं। वो भी अगर आपका किसी डिसेंट यानी मीडियम से इलाके में घर है ना, तो आपका अगर वो 235-240 पाउंड तक आपका काउंसिल टैक्स है, तो पाकिस्तान का वो 50,000 से ज़्यादा पैसा बनता है। यानी 50,000 रुपए में एक पाकिस्तानी जो है वो अपने पूरे महीने का बजट जो है वो बना लेता है। और बरतानिया में अगर आपका किसी मीडियम क्लास जहां लोग रहते हैं वहां पर अगर आपका घर है, तो आपको इससे ज़्यादा मंथली काउंसिल टैक्स देना पड़ता है। यानी आपने रेंट पे करना है या आपने मॉर्गेज लिया तो आपको फिर वो मॉर्गेज की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका अपना घर है तो आपको मॉर्गेज पे करनी पड़ेगी, या आप रेंट देंगे उसके ऊपर काउंसिल टैक्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस, रोड टैक्स, MOT सर्विस वो अलग कॉस्ट, उसके अलावा आपका खाना पीना, आपके कपड़े। तो मेरे भाई, अगर आप कहते हैं ना कि बरतानिया में या यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका वगैरह में लोगों की कमाई ज़्यादा है, तो फिर उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं। आप ऐड करें, एक तरफ आप उनकी आमदन देखें, दूसरी तरफ आप खर्चे उनके अकाउंट करें, तो फिर आप मुझे बताएं कि उनको क्या बचता है। और फिर उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी पाकिस्तान में सपोर्ट करना होता है। तो ये कह देना नहीं जी आप तो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं तो आपको नहीं पता, ये बात आपकी गलत है। दूसरे मुल्क में, मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूंगा, यहां पर एनुअल यानी सालाना 870 अरब पाउंड ये गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है। 870 अरब पाउंड से ज्यादा सालाना यूके में इनका टैक्स इकट्ठा होता है।
اور پھر اس ٹیکس کے پیسوں سے یہ NHS کو دیتے ہیں, پولیس, فائر بریگیڈ, اپنے لوگوں کو سہولتیں, ایجوکیشن, دوسری روڈ بنتی ہیں, کالج یونیورسٹیز بناتے ہیں اور دیگر فیسلٹیز اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یعنی 74 سالوں میں پاکستان میں اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا جتنا برطانیہ ایک سال میں کرتا ہے. یعنی اگر لوگوں کو یہ سہولتیں دیتے ہیں تو بھائی لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اگر لوگوں کی کمائی زیادہ ہے تو ان کے خرچے بھی زیادہ ہیں. تو آپ کی یہ بات بالکل فضول ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کا کیا پتا. اب میں بات کرتا ہوں مہنگائی کے بارے میں. دیکھیں مہنگائی پوری دنیا میں اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں اس وقت سے بات کروں تو پاکستان میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کا آخری تھوڑا سا دور کا مجھے یاد ہے. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ پرائم منسٹر بنی, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے, اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب, اس کے بعد جنرل پرویز مشرف, اس کے بعد پھر آصف علی زرداری, اس کے بعد پھر میاں نواز شریف اور اب عمران خان ہیں. اتنی گورنمنٹیں جو میں نے دیکھی ہیں تو مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جیسا کہ جب میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا اس وقت ہمارے علاقے میں ایگریکلچر جو لینڈ ہے 1 ایکڑ اس کی قیمت تقریباً 1,70,000 سے 2 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ کی قیمت تھی. زمین کا 1 ایکڑ, اب وہی زمین کا ایکڑ تو تقریباً 25 لاکھ سے اوپر اس کی قیمت ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارے شہر اوکاڑا میں یعنی جو پلاٹ آپ کو 1 لاکھ مرلہ کے حساب سے ملتا تھا اب اس کی قیمت تقریباً 6-7 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ ایوریج ہے, اس سے بھی زیادہ اگر مہنگے علاقوں میں چلے جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک بھینس جو کہ میری ہوش میں 18 سے 20 ہزار روپے کی آتی تھی اب اسی بھینس کی قیمت 2.5 لاکھ سے لے کر 2.5 لاکھ سے وہ 4 لاکھ تک اس کی قیمت ہو چکی ہے. اسی طرح اشیاء خرد و نوش اور دیگر استعمال کی چیزیں, ٹریکٹر کی قیمت, یعنی بے شمار چیزیں اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا ہے. پاکستانیوں پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب مہنگائی بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدن میں اضافہ نہ ہو. مہنگائی بڑھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی گرو نہ کرے. مہنگائی بڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو معیشت ہے اس میں اضافہ نہ ہو. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ آپ پر زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملک کی بات کریں پوری دنیا میں, یعنی آپ ڈالرز کی معیشت دیکھ لیں, آپ یورو کی معیشت دیکھ لیں, پاؤنڈز کی معیشت دیکھ لیں, جیپنیز ین کی دیکھ لیں, چائنیز اکانومی دیکھ لیں, یا ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے ممالک جو ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, آپ کسی بھی اکانومی کو سٹڈی کریں پچھلے 30-35 سالوں سے کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے لیکن مہنگائی افیکٹ تب کرتی ہے جب آپ کی آمدن زیادہ نہ ہو. اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, حکومت جو ہے یہ سارا بلیم اپوزیشن پر ڈال رہی ہے کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں یہ مہنگے پروجیکٹ لگا گئیں, پچھلی حکومتوں نے یہ غلط کیا, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور جو اپوزیشن ہے وہ اس حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ اس حکومت کو تجربہ نہیں ہے اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے, ایک غریب آدمی, ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایک غریب آدمی, ایک مزدور آدمی جس کے ماں باپ بیمار ہیں, یا خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار آدمی ہے جس کے گھر میں بچے 2 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں, وہ تو آپ کی یہ باتیں نہیں سنے گا. وہ تو کہے گا کہ یار مجھے کھانے کو کچھ دو, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میرے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے. غریب آدمی کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے فلاں بل پاس کر دیا, آج ہم یہ نیا قانون لے آئے, آج ہم نے یہ کر دیا. غریب آدمی کو تو کھانا چاہیے, اس کے بچوں کو فیس چاہیے, لیڑا کپڑا چاہیے, اس کے گھر کا رینٹ چاہیے. تو عام آدمی تو یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی. مہنگائی افیکٹ اس وقت کرتی ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں تو اضافہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدن نہ بڑھے. اب پاکستان میں کئی چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ضروری ہے. یعنی اگر ہم پچھلے 30-35 سالوں سے دیکھیں تو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن اس حساب سے ہماری اکانومی اوپر نہیں گئی, اس حساب سے ہماری معیشت نے گرو نہیں کیا. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. دیکھیں ہم کسی ایک فرد کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. حکومتیں چینج ہوئی ہیں اور ہر حکومت میں
जब भी कोई हुक्मरान आता है तो वो पिछली हुकूमत को इल्जाम देता है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने गलत प्रोजेक्ट लगा दिए, पिछली हुकूमत में करप्शन हुई है। अभी भी अब ये इमरान खान की हुकूमत है, अब यहां पर भी तानो तशनी एक दूसरे पर गालम गलोच और एक दूसरे को, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो आपके असल फैक्ट्स हैं उस पर तवज्जो नहीं जाती। यानी आप सोशल मीडिया भी उठाकर देखें, मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है उस पर देख लें, लोग महंगाई की बात तो करते हैं कि जी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, गरीब आदमी जो है ये पिस रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखें, महंगाई कोई भी मुल्क दुनिया का वो कर्जे लेकर अपनी कौम को नहीं खिलाता, ये बात आप ज़हन में रखें। यानी जो हुक्मरान कहते हैं ना, ठीक है जी, लोगों की सोच है कि इस हुकूमत को खत्म करो, नई हुकूमत आ जाए। यानी मैं तो ये 30 साल से मैंने देखी हैं हुकूमतें, हर आने वाली हुकूमत जो है ना वो दूसरी हुकूमत को इल्जाम तराशी करती है, और कुछ अरसे के बाद फिर लोगों में ये बातें होना शुरू हो जाती हैं कि देखें जी इस हुकूमत को हटाएं, नई हुकूमत लें, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे महंगाई खत्म नहीं होती। आप 30 साल की हिस्ट्री पढ़कर देख लें, कोई भी मुल्क वो कर्जे लेकर अपनी कौम को नहीं खिलाता, नंबर एक। यानी ये तो ऐसे ही है ना कि आपके सिर पर कर्जा है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, और आप जाकर किसी से आधार और ले लें और आपका 1 माह 2 माह अच्छे गुजर जाएंगे, आप कहें जी हमारा मसला हल हो गया। नहीं, वो आपका सिर्फ 1 साल या 1 माह अच्छा गुजरेगा, उसके बाद फिर आप उस दलदल में मजीद दंस जाएंगे। महंगाई खत्म करने का तरीका यह होता है कि आप अपनी मईशत को बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। आप ऐसे प्रोग्राम बनाएं, ऐसे कवानीन बनाएं जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर दे। मेरे जो भाई कहते हैं ना कि आप तो यार बरतानिया में बैठे हैं, वो भाई बरतानिया में लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बरतानिया में लोग टैक्स देते हैं और फिर उस टैक्स के पैसे से उनको रिलीफ मिलता है। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, वो लोग कारोबार करते हैं या अपनी काम नौकरी करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स के पैसों से फिर उनको रिलीफ दिया जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप पहले सहूलतें दें उसके बाद हम आपको टैक्स देंगे, नंबर एक। नंबर दो, बरतानिया की हम मिसाल देते हैं, बरतानिया में करप्शन पर ये लोग डीले नहीं देते कि आपने इतने अरब डॉलर की करप्शन की है तो उनको फिर ये डीलें दे दें, ऐसा नहीं होता, ये सजा देते हैं। चाइना में कोई आदमी करप्शन करके दिखाए तो उनकी इकोनॉमी बेहतर है। अमेरिका में कोई आदमी बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन करके दिखाए तो क्या वो उनको सजा नहीं देंगे? पाकिस्तान में किसको सजा मिलती है? अभी ये नई हुकूमत इमरान खान की है, इन्होंने नारा ये लगाया था कि हम मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। मुझे किसी एक सियासतदान को बताएं किसी को सजा मिली है? क्योंकि अंदर से जो माफिया है वो सारा गांठ जोड़ा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बिजली की कमी है, लोड शेडिंग है, पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं होती, फलां गवर्नमेंट जो है इसने नए प्रोजेक्ट लगाए। ये सब बकवास है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ये जितने साफी बैठे हैं ना, इनको लाइन में बिठा दें, मैं अकेला इनसे बात करता हूं। इनको असल इशू का ही नहीं पता। मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास बिजली पूरी नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, ये मसला है। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जो चीज आप पैसा देकर खरीदना चाहते हैं और खरीदते हैं, जो चीज आप पैसा देकर लेते हैं, उसमें कमी कैसे हो सकती है? बिजली कोई आदमी मुफ्त यूज करता है, आप बिल नहीं देते। असल इशू यह है कि पाकिस्तान में 50% तो बिजली चोरी हो रही है, और उसका नुकसान यह होता है कि जो बिजली की कंपनियां हैं वो क्या हमारे चाचे के पुत्र हैं कि वो इग्नोर कर देंगे इस चीज को? ओ भाई, जो बिजली चोरी होती है उन्होंने किसी खाते में तो वो डालनी है ना, फिर वो गरीब पर उसका बर्डन ज्यादा पड़ता है, वो बिल को डिवाइड करते हैं और फिर उन्होंने तो पैसे ही लेने हैं। असल इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं, असल इशू यह है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है और वो चोरी हम रोकना नहीं चाहते या हम रोक नहीं सकते। बिजली चोरी क्या इंडिया के हिंदू आके करते हैं, इसराइल के यहूदी आके करते हैं, अंग्रेज आके करते हैं? ओ भाई, ये हमारे मुसलमान कर रहे हैं बिजली चोरी, हमारे मुसलमान। इसीलिए पाकिस्तान में यह मसला है और यह हम हल नहीं करना चाहते। अरबों डॉलर की लोगों ने करप्शन करके पैसा जो मुल्क से बाहर लगाए हैं, क्या उनका महंगाई से कोई तल्लुक नहीं है? ये कैसी अहम काना सोच है? ओ भाई, अगर वो पैसा वापस आ जाए
तो पाकिस्तान से एक दिन में गुर्बत खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये माफियाज अंदर से मिले हुए हैं, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन से हो, वो तो अब भी पैसा बना रहे हैं, उन पर इफेक्ट पड़ रहा है गरीब आदमी पर। आप इसकी जो रूट्स है ना उसको समझें, जड़ों को समझें कि आखिर महंगाई बढ़ने की वजह क्या है। महंगाई बढ़ने की वजह यह है कि जिस लेवल से दुनिया में महंगाई में इजाफा हो रहा है, उस लेवल से हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही, हमारी मईशत ग्रो नहीं कर रही। और मईशत ग्रो इस तरह तो नहीं करेगी कि आप जब करप्ट लोगों को डीलें दे के मुल्क से भगाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर मुल्क से निचोड़कर आप बाहर ले जाएंगे, बिजली चोरी पर आप सजा नहीं देंगे, जितने भी करप्ट। अब ये शुगर की मैं आपको बात बताता हूं, कहते हैं जी शुगर का बहरान आ गया। कैसे बहरान आ गया? पाकिस्तान के जो टॉप 10 बड़े सियासतदान हैं, शुगर माफियाज तो वही हैं। आपको पता है शुगर मिलें किसकी हैं पाकिस्तान में? शुगर को कौन स्टॉक कर रहा है? तो जब तक आप ऐसे कवानीन मुरतब नहीं करेंगे कि उनको सजा मिले और वो कायदे कानून के मुताबिक बिजनेस करें, तो पाकिस्तान से महंगाई आप कैसे खत्म कर सकते हैं? पाकिस्तान में आप मार्शल लॉ लगा दें, पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत हटाकर आप मुस्लिम लीग की ले आए, पीपल्स पार्टी की ले आए, जमात इस्लामी को गवर्नमेंट दे दें, जमीयत उलमा इस्लाम वालों को गवर्नमेंट दे दें, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं, महंगाई खत्म होगी जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब आपकी मईशत का पहिया चलेगा, और वो करप्शन से तो नहीं चलेगा। सोचने वाली बातें हैं ना। तो मेरे भाइयों, ये इकोनॉमी जब तक हमारी ग्रो करना नहीं शुरू होगी, जब तक हम, और कवानीन किन लोगों ने बनाने? अभी मैंने आपको शुगर की मिसाल दी है, जितने बड़े सियासतदान हैं वही शुगर माफिया हैं। क्या वो अपने खिलाफ कोई कानून बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, क्योंकि इसमें बड़े अदारे के लोग भी शामिल हैं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है ये दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी तेल की प्राइसें देखें, तेल बाहर से हम लेते हैं, पाकिस्तान से तो हम तेल नहीं निकालते, तो ऑब्वियसली जो तेल बाहर के मुल्कों से हम लेंगे, अगर वो महंगा मिल रहा है तो हुकूमत महंगा देगी, फिर ऊपर वो अपना सिर्फ टैक्स कम कर देगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गरीब आदमी है सफर कर रहा है। एक गरीब आदमी को तो ये सरोकार नहीं है ना कि आप हुकूमत किसकी है या पाकिस्तान में आप क्या कवानीन बना रहे हैं। उसको चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो इशे खद्दोनोश है वो हमारी आमदन के मुताबिक रहें, और ये उसी वक्त होगा जब आपकी इकोनॉमी का सर्कल चलेगा, और ये साइकिल उस वक्त तक चलेगा जब हम मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे, जब लोगों को हम रिलीफ इसी वजह से दे सकते हैं ना कि जितना टैक्स इकट्ठा होगा उस टैक्स के पैसों से फिर हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं करता कि हमने फलां मुल्क से कर्जा ले लिया और हमने लोगों को सब्सिडी दे दी। अब यहां पर मैं एक इस्लामी नुक्ता भी उठाना चाहता हूं। हमारे दीन में सूद हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान मजीद में आयत शरीफ का मफहूम यह है कि सूद, जो आदमी सूदी कारोबार करता है ना, उसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। इतना बड़ा गुनाह है। अब मैं कोई आलम नहीं हूं, लेकिन मैं दावते फिक्र देता हूं, क्या किसी दूसरे मुल्क से कर्जा लेकर अपने लोगों को उसकी सब्सिडी देना, क्या यह जायज है? कोई आलम मुझे यह मसला समझा दे। सूद तो हराम है, आप एक पैसा सूद पर लेकर अपने लोगों को खिला रहे हैं, क्या यह जायज है? अब मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं तो फतवा नहीं दे सकता, लेकिन कोई आलम दीन है तो वो इस बात पर जरा एक्सप्लेनेशन देना, क्या ये जायज है? ओ भाई, सूद पर पैसा लेकर कोई भी अपने मुल्क को नहीं खिलाता। लोग कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर फिर उससे कारोबार करते हैं, और फिर उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, लोग बिजनेस करते हैं, और फिर जो उनकी टैक्स कलेक्शन होती है फिर वो अपने लोगों को सहूलतें देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बरतानिया में सालाना 870 अरब पाउंड्स का टैक्स इकट्ठा होता है, और फिर ये लोगों को जाकर रिलीफ देते हैं। इस तरह नहीं है कि ये दूसरे मुल्कों से कर्जा लेते। अब मेरी ये बात आम लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन जो भाई जिनको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ है, या जो दूसरे मुल्क में जिन्होंने कारोबार किया है, बिजनेस किया है, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं ना, उस पर तकरीबन 20, 22, 23% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप कोई बिजनेस लोन ले लें, आप कोई होम इंप्रूवमेंट लोन ले लें,
कोई गाड़ी लेने के लिए आप लोन ले लें, मॉर्गेज ले लें, बिजनेस लोन ले लें, वो पैसा आपको फ्री नहीं देते, मुफ्त नहीं देते। वो आपके कुछ चाचे के पुत्र नहीं है, वो पैसा देते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में जो कर्जे लिए हैं, 6,000 अरब से हमारा कर्जा 30,000 अरब तक पहुंच चुका है, इससे भी ज्यादा। अब इस हुकूमत ने भी कर्जे लिए हैं, तो वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है कि आपको वो पैसा मुफ्त में देंगे। वो भाई वो पैसा देते हैं, फिर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाते हैं, और जब आप इंटरेस्ट लगाते हैं तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए ज्यादा, पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा होता है, आधा टैक्स तो फिर आपको वो कर्जों की इंस्टॉलमेंट देने के लिए चला जाता है। अब वो कर्जे किसी ने भी लिए हैं, ABCD किसी ने भी लिए हैं, तो आपने वो वापस नहीं करने। भाई जो कर्जे आपने लिए हैं IMF से, वर्ल्ड बैंकों से, तो उनको अपने पैसे वापस नहीं करने, वो पाकिस्तानियों ने लिए हैं ना। तो आप कहें तो उनको मैंने कर्जे वापस नहीं करने। हमारे जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान में, उनके कारोबार बरतानिया में, अमेरिका में हैं, ये बरतानिया में खड़े होकर कहें तो हमने जो कर्जा लिया है बैंक से हमने वापस नहीं करना, या हम आपकी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, ये कह के दिखाएं तो जरा, इनको वो 1 मिनट में सीधा कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये कहते हैं जी हमने बैंकों से कर्जे लेते हैं, माफ करवा लेते हैं, तो क्या उसका हमारी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? यानी अब यार कौन, ठीक है हमारे मुल्क में जरा तालीम की कमी है, लेकिन यार इतना भी लोगों का कोई जाहल नहीं होना चाहिए कि वो इतनी सिंपल बात भी ना समझ सके। और भाई जो आपने कर्जे लिए आपने वापस नहीं करने, जो आपके बिलियंस ऑफ डॉलर मुल्क से चोरी होके बाहर निकले हैं, उसका आपकी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो बिजली चोरी हो रही है, जो वसाइल की चोरी हो रही है, अगर वो चोरी इसी तरह होती रहे तो क्या इसका आपकी इकोनॉमी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? यानी टेलीविजन पर शाम को बैठकर देख लें, पेड प्रोग्राम होते हैं सारे, जितने भी साफी हैं ना, वो हुकूमत के हों या दूसरे, उनमें ज्यादातर जो हैं वो लिफाफे हैं, वो वही बात करते हैं जो उनको पीछे से कहते हैं कि ये बात आज आपने करनी है। हकायक बताते नहीं लोगों को। इकोनॉमी का साइकिल जो है ना, ये बेहतर करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हमारे मुल्क की जो मईशत है उसको बेहतर किया जाए और इकोनॉमी को सही राह पर डाला जाए। हालात मुश्किल हैं और ये चंद सालों में नहीं होगा, इसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत है। एक तो तमाम जमातों में जो करप्ट अनासर हैं, देखिए सारी जमातें बुरी नहीं होती, पाकिस्तानी मुहब्बे वतन हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जो दूसरे मुल्क में भी लोग बैठे हैं ना, वो बात इसलिए करते हैं कि उनका दिल दुखता है, उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, तो उनको एहसास है, इसीलिए वो बातें करते हैं। वरना यूरोपियन मुल्क में देखें किसके पास इतना वक्त है कि वो अपना वक्त इस तरह फजूल वो जाया करे। लेकिन एहसास होता है, लोग कहते हैं कि यार हमारा मुल्क अच्छा हो, हम भी अपने मुल्क में वापस आए, इसलिए वो बातें करते हैं। तो पाकिस्तान में बेहतरी उस वक्त आएगी जब तमाम जमातों में करप्ट अनासर जो हैं इनको रोका जाए और अच्छी क़यादत आगे आए हर जमात में, और मुल्क में बिल्कुल जो भी आदमी करप्शन करता है उस पर सख्त सजा दी जाए, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, लोग काम करें, अपना काम नौकरी करें, लोग टैक्स दें और फिर लोगों को सहूलतें मिलें। ऐसे नहीं हो सकता कि टैक्स भी आप ना दें और दूसरे मुल्कों से कर्जे लेकर आप खाते रहें। अच्छा, आप कर्जा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये गवर्नमेंट जो है ये $2-4 बिलियन अमेरिका से, IMF से, अमेरिका की शराइत मानकर, अमेरिका के आगे लेट कर ये कर्जा ले लेती है। क्या इससे महंगाई खत्म हो जाएगी? इससे आपका ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल आपके अच्छे गुजर जाएंगे। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी। करप्ट सियासतदानों को आप छोड़ दें, करप्ट माफिया, चीनी माफिया, इनसे आप डीलें कर लें, आपकी चीजें कुछ वक्त के लिए सस्ती हो जाएंगी। आई एग्री विद दिस, लेकिन यह हल नहीं है। साल 2 साल बाद फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। साल 2 साल के बाद आप फिर वहीं खड़े होंगे जहां आप आज खड़े हैं। इकोनॉमी बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आपको सख्त इकदाम करने की जरूरत पड़ेगी। करप्शन आपको खत्म करनी पड़ेगी, वसाइल की चोरी आपको खत्म करनी पड़ेगी, आपको स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना पड़ेगा,
آپ کو اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کو آپ فیسلٹیٹ کر سکیں. آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا پڑے گا، اور اس تمام پروسیجر کے لیے آپ کو وقت درکار ہے. یہ چند سالوں میں نہیں ہوگا. جھوٹ بولتے ہیں جی ہمیں حکومت دے دیں ہم 1 سال میں ٹھیک کر دیں گے. کیسے ٹھیک کر دیں گے بتائیں؟ آپ دوسرے ملکوں سے قرضہ لیں گے، 2-4 سال آپ کے ٹھیک گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر یہی حالت ہو جائے گی. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جو قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے نا دوسرے ملکوں سے، جب تک وہ ادا نہیں ہوتا اور ہم اپنی اکانومی کو گرو کرنا نہیں شروع کر دیتے، اس وقت تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. آپ ماشاء اللہ لگا دیں، آپ صدارتی نظام لے آئیں، آپ کوئی حکومت کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا دیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ وسائل کی چوری روکی جائے، کرپشن روکی جائے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہماری اکانومی گرو کرے، پھر جا کر یہ مہنگائی جو ہے اس پر ہم قابو پا سکیں گے اور ہم اپنی غریب لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. اللہ حافظ.